हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। आज इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। रीनल फिजियोलॉजी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन का तरीका होता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन यूरिन फॉर्मेशन इन डिटेल। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो जो डेली यूरिन आउटपुट होता है दैट इज 1 to 2 लीटर्स पर डे, यानी कि 1.5 लीटर पर डे ऑन एन एवरेज, है ना। तो ऑन एन एवरेज पर्सन सिक्रीट 1.5 लीटर्स पर डे ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन की प्रोसेस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के द्वारा होती है। नेफ्रॉन्स को अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रीनल कॉर्पसल, जिसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस एंड कप शेपेड बोमन्स कैप्सूल। दूसरा पोर्शन होता है ट्यूबुलर पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, है ना। अब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ठीक है। यह आफरेंट आर्टेरियोल है जो कि ब्लड को लेकर आता है। यह एक कैपिलरी टफ्ट के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फाइनली ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है एंड दिस इफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड इनटू अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, है ना। ये इफरेंट आर्टेरियोल जाता है और इस तरीके से पूरा ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं इसको ये सराउंड करने का काम करता है। इनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन है इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। इसका मतलब होता है ब्लड का फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल के अंदर आना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, है ना। अब यहाँ पे देखिए आफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा ब्लड आया, इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड है। अब ये ब्लड फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल के अंदर आता है ना। कितना यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है दैट इज 180 लीटर्स पर डे। इसका मतलब है एक दिन के अंदर 180 लीटर ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल टू ब्लड, है ना। अब जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, यूजफुल होते हैं, वो वापस से हमारे ब्लड के अंदर रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, है ना। जैसे कि सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस विच आर वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी दे आर अगेन टेकन अप बाय द ब्लड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ होती है? ये होती है रीनल ट्यूब्यूल से लेकर ब्लड के अंदर, यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, ये डायरेक्शन होता है ना। तो 99% जो सब्सटेंसेस हैं दे आर अगेन टेकन अप बाय द ब्लड। तीसरा प्रोसेस होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, यानी कि ब्लड टू रीनल ट्यूब्यूल। अब जो सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर हैं जो कि हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं, वेस्ट हैं, ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को वापस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है, जिससे कि वो बाहर अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वॉइड किए जा सकें और हमारे बॉडी से रिमूव हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब इन 3 स्टेप्स के माध्यम से अल्टीमेटली द यूरिन इज फॉर्म्ड विच इज अबाउट 1.5 लीटर्स पर डे, है ना। तो यहाँ पे आप देखें 180 लीटर के करीब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा था, जिसमें से 99% दोबारा से ब्लड के माध्यम से रीएब्सॉर्ब हो गया एंड ओनली 1 to 2 लीटर इज secreted in the form of urine, है ना। तो इन्हीं प्रोसेस को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो पहली प्रोसेस है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, है ना। तो जिस प्रोसेस के माध्यम से ब्लड फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, बीच में देयर इज अ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। अब इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे सब्सटेंसेस नहीं है जो कि यहाँ पर फिल्टर होकर आ रहे हैं। ये जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है ये बहुत से सब्सटेंसेस को रोक देती है और फिल्टर नहीं होने देती, इसलिए इट इज वेरी सिलेक्टिव, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब किन किन चीजों को रोकते हैं हम देखते हैं। पहले देख लें हम रीनल ब्लड फ्लो। कितना ब्लड यहाँ पर आफरेंट आर्टेरियोल से आता है ये मालूम होना चाहिए। इट इज 1300 ml पर मिनट, लगभग 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब ये है हमारा हार्ट जितने ब्लड को पंप करता है उसमें से 26% जो ब्लड है ये कहाँ आता है? इट कम्स टू द किडनी, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो यहाँ पर सब्सटेंस फिल्टर होकर आ रहे हैं,
इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। इट इज द प्लाज्मा फिल्टर्ड थ्रू द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है ये सभी चीजों को पास नहीं करती, किन किन सब्सटेंसेस को रोक देती है। तो ब्लड माइनस, ये ब्लड है, ब्लड माइनस ये आरबीसी को नहीं पास करने देती, डब्ल्यूबीसी को नहीं पास करने देती, प्लेटलेट को पास नहीं करने देती। इसका मतलब है ब्लड के सेल्स इस फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं हो सकते, और इसके साथ साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये भी इस मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं हो सकते, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट प्लस प्लाज्मा प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या, ये चीजें तो नहीं होती इसके अंदर, है ना, बट व्हाट डज दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन। तो इसके अंदर बहुत से सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, यूरिया, वाटर, जो भी चीज़ें हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फिल्टर होती हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में GFR बोलते हैं। इट इज द रेट एट विच फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज पर मिनट। दोनों किडनी 1 मिनट के अंदर जितने फिल्ट्रेट को बनाती हैं उस रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। लगभग ये कितना होता है 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, या फिर 180 लीटर्स पर डे, एक दिन के अंदर 180 लीटर, है ना। हियर आई हैव मेंशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखना है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे जब ये फिल्ट्रेशन हो रहा है तो देयर हैज टू बी सम प्रेशर, है ना, किसी प्रेशर डिफरेंस पर ही ये फिल्ट्रेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर विच इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो दिस वॉज अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे देयर इज अ सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट ऑन द चैनल। नाउ द सेकंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स 99% ऑफ many wanted substances in glomerular filtrate is reabsorbed by blood from renal tubule, है ना। हमने अभी देखा जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं वो वापस से हमारे ब्लड के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं क्योंकि सारी चीज़ें रीअब्सॉर्ब नहीं होती, है ना। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब हमको क्या देखना है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है बेसिकली ये 2 तरीके के मैकेनिज्म के द्वारा होता है। वन इज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। तो आपको मालूम ही होगा कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज अपहिल, है ना। तो जब सब्सटेंसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो इसमें एनर्जी लगेगी, तो ये जो प्रोसेस है इट नीड्स ATP, ठीक है। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो आप देखें यहाँ पे कुछ आयंस हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड यूरिक एसिड, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। दूसरा जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन है दैट इज पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज डाउनहिल, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती, और जो सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होते हैं दैट इज यूरिया एंड वाटर, है ना। हियर आई कैन मेंशन लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, और पैसिव में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये हमको समझना है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, कौन सा सब्सटेंस कितने डिग्री पर रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस दैट आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब, वो सब्सटेंसेस जो कि 99% कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं उनको हम हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, है ना। नाउ रिमेंबर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बॉडी से सिक्रीट नहीं होते, दे आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब। दूसरा होता है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली रीअब्जॉर्ब एंड पार्शियली एक्सक्रीटेड, है ना। तो जो सब्सटेंसेस थोड़े से बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, थोड़ा सा
सिक्रेट कर देती है उसको हम बोलते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिसके अंदर आता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तीसरे होते हैं नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस नॉट रीअब्जॉर्ब्ड एट ऑल एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जो सब्सटेंस बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं किए जाते ब्लड के द्वारा और पूरे के पूरे वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल में, जिससे कि वो यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएं, उनको हम नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हमको एक और चीज मालूम होनी चाहिए, दैट इज रूट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। कौन से रूट से ये रीएब्जॉर्प्शन होता है? फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमन इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, है ना। मान लीजिए डायग्राम है, ये ल्यूमन है रीनल ट्यूब्यूल का, ये रीनल ट्यूब्यूल का सेल है और ये हमारी कैपिलरी है। अब यहाँ पे दो रूट होते हैं जिससे कि रीएब्जॉर्प्शन होता है। पहला है ट्रांससेल्यूलर, दैट इज मूवमेंट थ्रू द सेल। यहाँ पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ना, मान लीजिए ये सब्सटेंस है यहाँ पे, तो ये सब्सटेंस इस सेल को क्रॉस करता हुआ ये कहाँ आ जाएगा? इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, दूसरा है पैरासेल्युलर, मूवमेंट थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेस। अब ये दो सेल के बीच में जो स्पेस है, यहां से भी जो सॉल्यूट्स हैं इनका मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम बिटवीन द टू सेल, है ना। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज, दिस इज पैरासेल्युलर। तो जो रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है, इट कैन बी ट्रांससेल्युलर, इट कैन बी पैरासेल्युलर। नाउ लुक हियर इन द डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो डायग्राम एक कंसाइज डायग्राम है जिसमें पूरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को शो किया गया है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ठीक है। दिस इज द आफ्फरेंट आर्टेरियोल, आफ्फरेंट आर्टेरियोल कैपिलरी टफ्ट में डिवाइड हो रहा है ग्लोमेरुलस में, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जा रहा है और ये डिवाइड हो रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। अब यहाँ पे ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये इस तरीके से पूरे ये ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक सिंपल डायग्राम बनाया है ना, बट एक्चुअली ये पूरा इस तरीके से ट्यूब्यूल्स को ये सराउंड करती हैं, है ना। दिस इज बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये वाला जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन दिस इज द थिन डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये यू टर्न है। देन दिस इज द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि आगे जाके कंटिन्यू कर रही है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि आगे जाके कंटिन्यू कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, है ना। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर डक्ट ऑफ बेलिनी बनाती हैं और यूरिन इज एक्सक्रीटेड इन द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप हुआ दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ से ब्लड से फिल्टर होकर सब्सटेंसेस कहाँ आ गए? बोमन्स कैप्सूल में। प्रोसेस का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ये जो सब्सटेंस आए हैं इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये कौन कौन से सब्सटेंस आए हमने अभी देखा था, जस्ट अब ये देखिए हमने ये जो सब्सटेंसेस पढ़े थे ये सारे के सारे कौन से सब्सटेंस हैं? यही है ना। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस फिल्टर होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, यूरिया एंड वाटर, ये सारे सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन बोमन्स कैप्सूल का है, दैट इज द पीसीटी, है ना। तो पीसीटी से जो सब्सटेंसेस हैं रीनल ट्यूब्यूल से, दे आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अब किस तरीके से ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं तो यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक होता है यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट का मतलब है सब्सटेंस का एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट। दूसरा होता है को ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट में सिर्फ एक सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, को ट्रांसपोर्ट के अंदर दो सब्सटेंस एक साथ मूव करते हैं ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी का दोनों का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब को ट्रांसपोर्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक है सिम्पोर्ट जिसमें कि दोनों सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब होता है एक सब्सटेंस अंदर आ रहा है और दूसरा सब्सटेंस बाहर जा रहा है ना। इसको हम एक्सचेंजर भी बोलते हैं और दोनों को हम ऑल टुगेदर वी कॉल इट एट को ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर पीसीटी के अंदर देखें, सबसे पहला क्या है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आप देखें, दिस इज द एग्जाम्पल, सोडियम भी अंदर आ रहा है ब्लड के और ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है। तो ये क्या है एक्चुअली में? इट इज अ सिम्पोर्टर, ठीक है। देन सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आप देखें सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उसके साथ साथ में अमीनो एसिड भी सेम डायरेक्शन में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अगेन इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिम्पोर्टर। देन थर्ड इज सोडियम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, है ना। तो सोडियम भी अंदर आता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी अंदर आते हैं रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर।
देन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर या फिर एंटीपोटर। अब यहाँ पर आप देखें सोडियम तो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोटर और एक्सचेंजर, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें सोडियम के साथ में ग्लूकोज अमाइनो एसिड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तीनों की तीनों क्या हो रहे हैं, दे आर अगेन रीअब्सॉर्ब, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो रहा है, इट इज सिक्रेटेड, ठीक है। अब इसके अलावा सोडियम के साथ में जो क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, इनका भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सोडियम जाएगा तो सोडियम के साथ साथ में जो क्लोराइड आयंस है ये भी पैसिवली जाते हैं, है ना। अब इनके अलावा यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। लेकिन जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है इट इज बाय ऑस्मोसिस विच इज अ पैसिव प्रोसेस, है ना। और इसको हम ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी सॉल्यूट्स हैं ये अकेले तो जाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स दे हैव टू बी डिसॉल्व इन द वाटर, इसलिए हम इसको ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे पोर्शन पे आ जाते हैं, दैट इज द थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे नेफ्रॉन का, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, इट इज वाटर परमिएबल बट सॉल्ट इम्परमिएबल, इसको बिल्कुल याद रख लेना, है ना। तो ये जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होती है। इसका मतलब है वाटर इन सेगमेंट से निकल कर ये बाहर आता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, है ना, लेकिन सॉल्ट्स का यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। यहाँ पे क्या याद रखना है, इट इज सॉल्ट परमिएबल बट वाटर इम्परमिएबल, ये दोनों का आपस में जो एक्शन है बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तो ये वाटर को परमिएट नहीं करने देती, लेकिन सॉल्ट के लिए, सॉल्यूट्स के लिए क्या होती है, ये परमिएबल होती है। तो यहाँ पे देर इज सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्टर, दैट मीन्स एक सोडियम जाएगा एक पोटेशियम जाएगा, इसके साथ में 2 क्लोराइड आयंस दे विल बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, सोडियम जाएगा तो उसके साथ में पैसिवली क्लोराइड आयन भी जाता ही है, ठीक है। और वाटर भी जाएगा, जहाँ पे सोडियम होता है उसके पीछे पीछे वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंड कैल्शियम आयंस, है ना। तो सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। तो इसके इफेक्ट के द्वारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर इज रीअब्सॉर्ब अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना। तो यहाँ पर ये जो डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है नॉर्मली ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती, लेकिन एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में दीज वॉल्स दे बिकम परमिएबल टू वाटर, स्पेशली द लेट डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो एडीएच इनको परमिएबल कर देता है, वाटर भी इन सेगमेंट्स में से बाहर रीअब्सॉर्ब होकर जो रीनल हमारे ब्लड वेसल्स में आने लगता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था पीसीटी में, इसको हम बोल रहे थे ऑब्लिगेटरी, और यहाँ पे इट इज नोन एज फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, सोडियम आयंस फॉलोड बाय क्लोराइड आयंस, then apart from that bicarbonate, then calcium ions and water। अब हम आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे, है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट पे भी क्या क्या चीज़ें ऑब्जॉर्व होंगी, सेम ही हैं, देखिए सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो गया, क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम आयंस हो गए। कैल्शियम आयंस आर रीअब्जॉर्ब अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, है ना। डीसीटी में भी होंगे और कलेक्टिंग डक्ट में भी होंगे। इसके अलावा वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा एडीएच के प्रेजेंस में, विच इज नोन एज फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा देर इज वन मोर solute that is यूरिया, है ना। तो यूरिया इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। तो यूरिया यहाँ पे एक ऐड हुआ है जो कि यहाँ पे नहीं था, ये आपको याद रखना है ना। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस वापस ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो बहुत से हैं। सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ठीक है, देन यूरिया हो गया, है ना, देन पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, ओके, यूरिया हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो तीसरी प्रोसेस होती है दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन।
जिसका मतलब होता है इट इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। अब ब्लड से सब्सटेंसेज वापस हमारे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं। ये एरो देखें, अभी क्या हो रहा है, ये एरो ये वापस से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ऐड हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब बाहर हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। मेनली कौन कौन से सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। पहला हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अमोनिया, यूरिया एंड सर्टन ड्रग्स, है ना। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसके माध्यम से ये रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द पीसीटी। पीसीटी में हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, अमोनिया का सिक्रीशन होता है, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एंड ड्रग्स, ठीक है। देन यहां पर अगर हम देखेंगे दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर भी जो यूरिया है इसका देयर इज सिक्रीशन। अगर हम डीसीटी में आए तो डीसीटी के अंदर पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी इन तीन सब्सटेंसेस का, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम का सिक्रीशन होता है ना। अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया का सिक्रीशन होता है एंड दिस यूरिया इज सिक्रीटेड इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम और यहाँ से अगेन इट इज सिक्रीटेड बाय द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो तीन स्टेप्स हैं इसके बाद में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विच इज अबाउट 1 to 2 लीटर्स, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूरिन आउटपुट है बेसिकली 180 लीटर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, जिसमें से 99% यानी कि 178 से 179 लीटर वापस हमारे ब्लड के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सिर्फ 1 से 2 लीटर का ही फिल्ट्रेट होता है जो कि यूरिन के माध्यम से इट इज सिक्रीटेड आउट, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।